स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 3 फर्स्ट इकाई का भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व पढ़ेंगे। लेसन नंबर 2 जो है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व है, जो इस साल आपका जो एग्जाम होगा उसमें नहीं आएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने उसे हटा दिया। तो यदि फिर भी आपको ऐसा लगे कि हमें वो लेसन पढ़ना चाहिए क्योंकि आगे के कंपटीशन में वो काम में आएगा, तो 11वीं क्लास में उसको शामिल किया इस साल एनसीईआरटी के कोर्स में। तो 11वीं क्लास के जो वीडियो हैं उनमें आप उनको पढ़ सकते हैं। अब देखो, भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था या जो संघीय व्यवस्था भारत की है वो कैसी है, संघात्मक शासन व्यवस्था भारत की कैसी है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखो, संघीय व्यवस्था से तात्पर्य होता है शक्तियों का विभाजन, है ना। शक्तियों का विभाजन कह दो या यूं कह दो कानून बनाने का अधिकार है वो किस प्रकार से है ना। जैसे मान लो शक्तियों का विभाजन किया जाता है तो उसे तो हम कहते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था, और शक्तियां एक जगह केंद्रित होती हैं उसे हम कहते हैं एकात्मक व्यवस्था। तो भारत में वर्तमान में जब पहला राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1 नवंबर 1953 को बना था, उन्होंने 55 में रिपोर्ट दी और रिपोर्ट के बाद में 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी सिफारिश दी और उस सिफारिश के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश संपूर्ण भारत में भाषा के आधार पर बनाए गए थे। ठीक है, भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बनना था वो आंध्र प्रदेश बना था। श्रीरामुलु पोटी जो वहाँ का गांधीवादी नेता था वो भाषा के आधार पर बनाने के लिए मांग कर रहा था और उसकी मांग को उस टाइम नहीं मानी गई थी तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। यानी 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद चारों तरफ अराजकता का माहौल पैदा हो गया था। और उस अराजकता को माहौल को समाप्त करने के लिए 1953 में डॉक्टर फजल अली के नेतृत्व में और 2 और सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर, इन तीनों को ये पूरे भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कैसे हो, भाषा के आधार पर राज्य कैसे बने, इसके बारे में उन्हें लगाया गया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1956 को, और जब इन्होंने 1956 में रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उस दौरान पूरे भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। इस साल बने हैं 2 केंद्र शासित प्रदेश, जो पहले जम्मू कश्मीर 29वां राज्य हुआ करता था। हालांकि पहले ये तेलंगाना से पहले 28 राज्य थे, तेलंगाना बना तो 29वां राज्य बना। तेलंगाना बनने के बाद में जब 2020 में क्या किया गया, जम्मू कश्मीर को और लद्दाख जो क्षेत्र है इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसलिए केंद्र शासित 7 से बढ़कर कितने हो गए, 9 हो गए। अब इनकी शासन व्यवस्था किस प्रकार से संचालित होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व, है ना। भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व है, भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व है। पहला है शासन की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, शासन की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार, कौन से अनुच्छेद के अनुसार भाई, अनुच्छेद 246 के अनुसार भारतीय संविधान जो है वो शक्तियों को विभाजित करता है। विभाजित का मतलब ये है कि किस विषय पर कौन कानून बनाएगा। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार किन विषय पर कानून बनाएगी, राज्य सरकार किन विषयों पर कानून बनाएगी, और शेष जो बच जाएंगे वो उन पर कानून कौन बनाएगी। तो देखो, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन 3 तरह से किया है इन्होंने, है ना। सबसे पहली है संघ सूची। सबसे पहली कौन सी है भाई, संघ सूची। मूल संविधान में तो इसमें 97 विषय थे और वर्तमान में है इसमें 99 विषय। ठीक है, और कई किताबों में आपको 100 विषय भी मिलते हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार है केंद्र सरकार का, है ना। संघ सूची के 99 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका है भाई, केंद्र सरकार का है।
ठीक है। अब देखो दूसरी सूची है राज्य सूची। राज्य सूची, राज्य सूची जो है उसमें मूल में तो थे 66 और अब है 61, ठीक है। इन 61 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है राज्य सरकार का। किसका है? राज्य सरकार का। और तीसरी है समवर्ती सूची। तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के मूल में तो थे 47 और वर्तमान में है 52। इन 52 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दोनों ही सरकारों को है। कौन कौन सी दोनों सरकारें भाई? संघ केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों सरकारों का है। यदि दोनों में गतिरोध हो जाए, किसी बात को लेकर कोई विवाद हो जाए, तो केंद्र द्वारा बनाए गए कानून मान्य होंगे, ठीक है। दोनों में गतिरोध होने की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून मान्य होंगे। ये तो हो गए 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके बाद बात करते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बाद में शेष बचे अवशिष्ट विषय। शेष क्या बचे भाई? अवशिष्ट विषय। इन अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो है केंद्र सरकार को, संघ सूची के। और एक बात और है, अनुच्छेद 249 के अनुसार, कौन से अनुच्छेद के अनुसार भाई? 249 के अनुसार, अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा किसी भी राज्य सूची में वर्णित विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो ऐसे विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। क्लियर? पहला शक्ति, शासन की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किस अनुच्छेद में है? 246 में है। कितनी सूचियां बनाई हुई हैं? 3 सूचियां बनाई हुई हैं। इन सूचियों में क्या उल्लेख है? हाँ भाई, दूसरी जो इसकी विशेषता है, संघीय व्यवस्था का दूसरा तत्व है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, है ना। तो देखो, जहां संघीय शासन व्यवस्था होती है वहां स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का होना आवश्यक है। बिना स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के शासन व्यवस्था सही रूप से नहीं चलाई जा सकती। देखो कैसे, मान लो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका नहीं है तो एक तो है केंद्र सरकार और एक है भारत में राज्य सरकार। तो इन दोनों के मध्य कोई विवाद हो जाए अथवा 2 राज्य सरकारों के मध्य कोई विवाद हो जाए, एक राज्य सरकार जैसे राजस्थान की राज्य सरकार है, इसके साथ ही यूपी की है, महाराष्ट्र की है, किसी भी दूसरे राज्य की, उनके मध्य कोई विवाद हो जाए, यानी 2 राज्यों के मध्य कोई विवाद हो जाए अथवा एक किसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मध्य कोई विवाद हो जाए किसी भी बात को लेकर, तो ऐसे विवादों को सुलझाने का जो काम है वो कौन कर सकती है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका कर सकती है। और भारतीय संविधान में क्या अपनाई गई है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका अपनाई गई है, जिसका गठन तो स्वतंत्र होगा, साथ ही साथ उनकी योग्यताएं हैं वो पृथक होंगी, उनका कोई चुनाव नहीं होगा, उनकी योग्यता के आधार पर उनका चयन होगा। और दूसरी बात यह है, इसको व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पूरी तरह से नियंत्रित रखा गया है। केवल व्यवस्थापिका और कार्यपालिका उनको, यदि वो दुराचार, कदाचार, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो उसे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से पदमुक्त कर सकती है, बाकी किसी प्रकार से उसे हस्तक्षेप वो नहीं कर सकती। हालांकि देखो, कार्यपालिका को न्यायपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार है, किसी भी विषय पर, किसी मुद्दे पर प्रश्न पूछ सकती है। जैसे मान लो राम मंदिर है, राम मंदिर के संदर्भ में प्रश्न पूछ सकती है, भाई यहाँ पहले राम मंदिर था कि नहीं था, क्या विषय चल रहे हैं, इन सब के बारे में प्रश्न पूछ सकती है। उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए वो बाध्य नहीं है, चाहे तो वो जवाब दे सकती है, चाहे तो जवाब नहीं दे सकती है। और सरकार भी ऐसे जो उन्होंने जो प्रश्न बताए हैं, उनके उत्तर बताए हैं, उनका जवाब सुनने, मतलब मानने के लिए बाध्य नहीं है सरकार भी। तो इसलिए पूरी तरह से हमारी जो भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका है वो क्या है? स्वतंत्र है एवं निष्पक्ष है। इनके न्यायाधीशों का कार्यकाल लंबा है, इनके वेतन और भत्तों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। और इसके अलावा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका बनाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इनको दोनों ही जो अंग हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, से पूर्णतः पृथक किया गया है और ये लंबे समय तक काम करते हैं। और उसके बाद में जब ये रिटायरमेंट हो जाते हैं तो रिटायरमेंट होने के बाद में जिस न्यायालय से रिटायर हुए हैं उस न्यायालय में ये वकालत का काम नहीं कर सकते। इसलिए भारत की न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। अगली विशेषता है, देखो, संविधान की सर्वोच्चता। तीसरी क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता।
अब देखो, संविधान सर्वोच्च होना आवश्यक है, तभी विधि का शासन स्थापित हो सकता है। यदि संविधान सर्वोच्च नहीं है तो विधि का शासन भी स्थापित नहीं हो सकता। देखो कैसे है, भारत में कौन सी शासन व्यवस्था अपनाई गई है भाई? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता या विधि का शासन, इसकी जगह आप विधि का शासन भी कह सकते हो। विधि का शासन मतलब है विधि के कानून के, है ना, कानून का शासन। अब देखो भारत में क्या किया गया है, संविधान को सबसे ऊपर बनाया गया, ठीक है। व्यवस्थापिका किसी प्रकार का कोई कानून बनाती है, कार्यपालिका उसका क्रियान्वयन कर देती है, और वह कानून संविधान के मूल ढांचे के विपरीत है या संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करने में बाधा डालता है, तो न्यायपालिका को एक अधिकार दिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, और यह क्या है, संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करती है। व्यवस्थापिका ऐसे किसी प्रकार का कोई कानून नहीं बना सकती जो संविधान के विपरीत हो। अर्थात हम कह सकते हैं भारत का जो संविधान है वो क्या है, सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है। केंद्र और राज्यों में शक्तियों का पूरी तरह से बंटवारा किया गया है, पूरी तरह से शक्तियां हैं वो विभाजित की गई हैं। संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। दो राज्यों के मध्य कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सुलझाने में भी न्यायपालिका संविधान के अनुसार क्या करती है भाई, कार्य करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत में क्या अपनाया गया है, संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया। संविधान की सर्वोच्चता, और संविधान की सर्वोच्चता से ही क्या हो सकता है, विधि का शासन स्थापित हो सकता है। कोई भी कानून बनेगा वो संविधान के अंदर उनके नियमों के अंतर्गत रहते हुए ही किसी प्रकार का कोई भी कानून व्यवस्थापिका द्वारा बनाया जाएगा। क्लियर। अगला है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, सिटीजनशिप। देखो जहां संघीय व्यवस्था है वास्तव में अमेरिका, स्विट्जरलैंड, है ना, जहां कौन सी व्यवस्था है, संघीय शासन व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है भाई। कैसी नागरिकता होती है, दोहरी नागरिकता होती है। पहली नागरिकता तो होगी उनके देश की, ठीक है, सॉरी, पहली नागरिकता होगी उनकी राज्य की, और डुअल सिटीजन की बात करें तो दूसरी नागरिकता होगी उनके देश की। पहले अपने राज्य की नागरिकता बताएंगे वो, है ना। यदि उनसे पूछा जाए, जैसे मान लो कि कोई फॉर्म भरना है ना, कंपटीशन के किसी प्रकार के फॉर्म भरना है तो उसमें हमें नागरिकता पूछी जाती है। तो जब नागरिकता पूछी जाती है तो हम उस टाइम इंडियन लिखते हैं, नागरिकता यानी भारतीय। जबकि अमेरिका जो है वहां पर क्या है, यदि उनसे नागरिकता पूछी जाएगी, वहां जो 50 राज्य हैं, है ना, 50 राज्यों के जो नागरिक है अपने अपने राज्य की नागरिकता भरे, ठीक है। फिर एक और ऑप्शन आता है उनका डुअल सिटीजन, दूसरी नागरिकता, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों को कितनी प्रकार की नागरिकता मिली हुई है, 2 प्रकार की नागरिकता मिली हुई है। पहली नागरिकता राज्य की और दूसरी नागरिकता देश की। जबकि भारत के सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, सभी को क्या मिला हुआ है, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत के जो संविधान निर्माता थे वो दूरदर्शी थे, है ना। उन्हें इस बात का पता था कि हम यदि राज्य के आधार पर नागरिकता का विभाजन कर देंगे, राज्य के आधार पर हम इनको विभाजित कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में देश का विभाजन हो सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो जाति के आधार पर लोग बंटे हुए हैं, भाषा के आधार पर लगे हुए हैं, क्षेत्रीयता के आधार पर बंटे हुए हैं, इसलिए क्षेत्रवाद फैलता है। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने क्या किया, संपूर्ण भारत के लोगों को एकल नागरिकता का प्रावधान किया, या यूं कहें इकहरी नागरिकता प्रदान की, ताकि संघीय शासन व्यवस्था है वो सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो सके। संघीय शासन व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई बाधा, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं आए। यह है एकल नागरिकता। अगला है केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन। दूसरा जो सदन आपका है केंद्रीय व्यवस्थापिका जो है, इसमें राज्यों का सदन अपनाया गया है। तो देखो इसमें अगला है नंबर 5, केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन कौन सा है भाई, राज्यसभा। कौन सा है,
राज्यसभा। अब देखो, राज्यसभा है ये कौन सा सदन है? निम्न सदन या उच्च सदन? उच्च सदन। कौन सा सदन है? उच्च सदन, या उसे कह सकते हैं आप राज्यों का प्रतिनिधि करने वाला सदन। राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन। दूसरे शब्दों में, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो कौन करते हैं? विधानमंडल करती है। कौन करती है? विधानमंडल करती है, या यूं कहें विधानसभाएं करती हैं। विधानसभा सांसद चुनकर भेजती है जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, जो सांसद हैं उनका चुनाव होता है, वो कैसे होता है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा होता है, या यूं कहें इनका जो चुनाव होता है वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। भारत के जो प्रत्यक्ष मतदाता हैं इनके चुनाव में भाग नहीं लेते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है ये, और प्रत्येक राज्य के उसमें क्या होते हैं? सांसद होते हैं। जिनकी जनसंख्या ज्यादा है उनके जो राज्यसभा सदस्य ज्यादा होंगे, और जिनकी जनसंख्या कम है उनके राज्यसभा सदस्य क्या होंगे भाई? कम होंगे। ठीक है, तो राजस्थान से राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो कितने चुनकर जाते हैं? 10 सदस्य चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष के लिए ये सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। जबकि अमेरिका में जो है, जो राज्यसभा है, वहां का प्रतिनिध्यात्मक जो सदन है, उस प्रतिनिध्यात्मक सदन में प्रत्येक देश के प्रत्येक राज्य को कितने सदस्य भेजने का अधिकार है? 2 सदस्य भेजने का अधिकार है। यानी वो भी राज्यों का सदन ही है, लेकिन उसे चाहे वो बड़ा राज्य है चाहे छोटा राज्य, सबको कितने सदस्य भेजने का अधिकार है? 2 सदस्य भेज। तो जिनका जो प्रतिनिध्यात्मक सदन है उसकी संख्या कितनी हुई? 50 का डबल कर दो 100। जबकि भारत की जो राज्य तो कितने हैं? अभी 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जबकि जनसंख्या कितनी है? इसका जो सदस्य संख्या वो 250 रखी गई है। क्लियर? अगला है राज्यपाल की भूमिका। अब देखो, अगला है राज्यपाल की भूमिका। तो देखो, भारत में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। लेकिन एक बार वहां की जो सरकार है उस सरकार से वो परामर्श लेती है कि इस अमुक व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है। राज्यपाल का काम क्या होता है? जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति होता है ना, व्यवस्थापिका को कानून बनाती है, कार्यपालिका उनका क्रियान्वयन, मतलब राज्यपाल एक तरह से नाम मात्र की कार्यपालिका है। ठीक है, उनका क्रियान्वयन करने का काम करती है। ठीक है, अब देखो, जब राज्यपाल का चुनाव किसने किया? राष्ट्रपति ने किया। तो राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व करता है? केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। कोई भी कानून यदि गलत बनता है तो उसको रोक लेता है, या कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख लेता है। इस प्रकार ये राज्य का क्या करता है? राष्ट्रपति प्रतिनिधित्व करता है, शासन के स्वरूप को ये अपनाता है। इसके अलावा जब भी राज्य की शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित तरीके से संचालित नहीं होती है, शासन का स्वरूप है वो सही ढंग से संचालित नहीं होता है, तो उस दौरान ये राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लागू करने की सिफारिश कर सकता है। और राष्ट्रपति यदि वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है जिस राज्य में, तो वहां का शासन प्रबंध, समस्त प्रकार का शासन प्रबंध किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार भारत में जो राज्यपाल है इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। जहां दोनों, यदि केंद्र और राज्य दोनों में एक ही दल की सरकार होती है तब तो राज्यपाल आराम से, इनका ज़्यादा महत्व नहीं है। लेकिन जब अलग अलग दलों की सरकार होती है और यहाँ बहुमत की समस्याएं होती हैं, शासन सही रूप में चलाने की समस्याएं होती हैं, तो उस दौरान राज्यपाल ने अपनी शक्ति का कई बार दुरुपयोग किया है। यह अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग हुआ है वो 110 से भी अधिक बार हो चुका है, और इसका ज़्यादातर समय में दुरुपयोग हुआ, क्योंकि पूर्व समय में जो केंद्र में कांग्रेस सरकार थी और राज्यों में किसी दूसरे दल की सरकार बन जाती थी, तो वहाँ का जो राज्यपाल था, वहाँ राज्यपाल जो था वो अपनी अहम भूमिका निभाकर शासन व्यवस्था को बिखरा देता और राष्ट्रपति शासन लागू करवाने में सफल हो जाता था। ठीक है, ये है राज्यपाल का पद। अगला है एकात्मक शासन व्यवस्था का स्वरूप। यानी भारत में विशेष जो बात है वो कैसी है भाई? एकात्मकता का प्रभुत्व है ना? कैसा प्रभुत्व है?
एकात्मक शासन व्यवस्था का प्रभुत्व। एकात्मक शासन व्यवस्था, भारत में देखो संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। फिर भी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करने के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो शासन व्यवस्था है वो है तो संघात्मक, लेकिन किस ओर झुकी हुई है? एकात्मकता की ओर झुकी हुई है। यानी शासन का स्वरूप ज्यादा क्या है? केंद्र के पक्ष में है, राज्यों के पक्ष में कम है। जैसे वास्तव में जहां संघात्मक शासन व्यवस्था है, बात कर लें अमेरिका के संविधान की, तो अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? और 7 अनुच्छेद हैं, और केवल एक ही सूची बनाई गई है ना, संघ सूची। कितनी सूची बनाई गई है? एक ही सूची बनाई गई है, संघ सूची। संघ सूची के जितने विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार वहां की संघ को है। बाकी जितने भी शेष विषय बच गए उनको कहा गया अवशिष्ट विषय। ठीक है, अब शेष बच गए, जैसे मान लो 50 विषय हैं, वो तो संघ सूची में शामिल हो गए, और शेष जितने भी कानून बनेंगे उन पर वहां कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। जबकि भारत की शासन व्यवस्था को क्या किया? विभाजित किया, संघ सूची बनाई, राज्य सूची बनाई, समवर्ती सूची बनाई, अवशिष्ट विषय बनाया। तो किसको मजबूत किया? केंद्र को मजबूत किया ना। संघ सूची में 99 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, और शेष अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है भाई? केंद्र सरकार को है। मान लो उनको ऐसा लगे कोई राज्य सूची का विषय है और उस पर हमें कानून बनाना है, तो राजस्थान जैसे राज्यसभा है, वो राज्यसभा किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो वो कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है ना, जो भारत का संघात्मक ढांचा है, वो संघात्मक होते हुए भी किस ओर झुका हुआ है? एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। इस प्रकार भारत में एकल नागरिकता, या यूं कहें एकात्मकता के कुछ लक्षण हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षणों पर हम विचार करते हैं कि एकात्मकता के कौन कौन से लक्षण हैं, या जहां एकात्मक शासन व्यवस्था होती है, संघात्मक होती है, एक एकात्मक शासन व्यवस्था होती है, वहां का स्वरूप कैसा है। तो नंबर 1 देखो, पहली बात एकल संविधान है ना, एकल संविधान। जहां संघात्मक शासन व्यवस्था है वहां अलग अलग संविधान होते हैं, राज्यों का अलग संविधान होता है और केंद्र का अलग संविधान होता है। ठीक है, जबकि भारत में कितने संविधान हैं? एक संविधान है, संपूर्ण भारत के लिए एक ही संविधान है। वही संविधान संपूर्ण भारत के, चाहे वो राज्य हो चाहे वो केंद्र हो, सबको उसी संविधान का अनुसरण करना पड़ेगा, या यूं कहें उसी संविधान को मानना पड़ेगा। तो जैसे जम्मू कश्मीर एक अपवाद था, है ना, तो जम्मू कश्मीर में भी अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया, 35(1) को समाप्त कर दिया गया, और हमारी जो तत्कालीन सरकार है, इस सरकार ने शासन के स्वरूप को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए एक ही संविधान की महत्ता को स्पष्ट कर दिया है। क्लियर। नंबर 2, अवशिष्ट शक्ति। दूसरी क्या है भाई? अवशिष्ट शक्ति। मैंने अभी आपको बताया कि अमेरिका का जो संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं, और जो संघ सूची है उस पर वो कानून बनाएगी, ये लिखा हुआ ना। जबकि भारत में क्या लिखा हुआ? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूचियां हैं, है ना, और उन सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार अलग अलग सरकार को है। ठीक है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 248, अनुच्छेद कौन सा भाई? 248 के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भी किसको है? केंद्र सरकार को है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केंद्र की जो सरकार है वो किसकी तुलना में सर्वश्रेष्ठ है? राज्य की तुलना में शक्तिशाली ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा विषय, जैसे मान लो संघ सूची के तो 99 विषय पर कानून बनाएगी, समवर्ती सूची में किसी विषय पर विवाद होने की स्थिति में 52 विषय पर कानून बनाएगी, और अवशिष्ट विषय इनके पास है। तो राज्य सूची के पास क्या बचा? केवल, है ना, राज्य सूची के पास, या राज्य सरकार है, वो किस विषय पर कानून बनाती है? केवल राज्य सूची के विषयों पर। वो भी कितने हैं? 61 विषय। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है? संघात्मक नहीं बल्कि एकात्मकता की ओर झुकी हुई है। तीसरा है संविधान संशोधन, है ना। संविधान संशोधन की 3 विधियां हैं। संविधान संशोधन की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। अब देखो नंबर 3, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। सबसे पहला है साधारण संविधान संशोधन, साधारण संविधान संशोधन। दूसरा है विशिष्ट संविधान संशोधन।
तीसरा है कठोर संविधान संशोधन। आप देखो, साधारण संविधान उपस्थित में मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। जैसे किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है, कोई नया राज्य बनाना है, उनकी सीमाओं को घटाना बढ़ाना है, यह तो क्या है, साधारण संविधान संशोधन। कौन बनाएगा? केंद्र सरकार, संसद बनाएगी, संसद करेगी। दूसरा है विशिष्ट संविधान संशोधन, उपस्थित में मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किसी संविधान में संशोधन कर सकते हैं, यह भी कौन करेगी? संसद करेगी। तीसरा है कठोर संविधान संशोधन, उपस्थित में मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ ही साथ आधे से ज्यादा राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति लेना आवश्यक है। तो केवल कैसी परिस्थिति में, जैसे किसी राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को बदलना है, प्रधानमंत्री की निर्वाचन पद्धति को बदलना है, राज्य की शासन व्यवस्था को बदलना है, राज्य की शासन व्यवस्था में निर्वाचन पद्धति को बदलना है, इसके संदर्भ में आप किससे अनुमति लेनी पड़ेगी? केवल, यानी यूं कह सकते हैं भारतीय संविधान के कुछ ही उपबंध ऐसे हैं जिसमें संविधान में संशोधन करने के लिए आपको राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति लेनी पड़ेगी, जबकि अधिकांश उपबंध ऐसे हैं जिसमें आपको किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान संशोधन के मामले में भी कौन सर्वोपरि है? केंद्र सरकार सर्वोपरि है, या उसके पास ज्यादा अधिकार हैं। अगला है शक्तियों का विभाजन। आप पढ़ चुके हो, शक्तियों का विभाजन किसके पक्ष में किया गया है? केंद्र के पक्ष में किया गया है, क्योंकि संघ सूची के जितने विषय हैं उन पर वो कानून बनाएगी। राज्य सूची के विषयों पर यदि अनुच्छेद 249 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उन विषयों पर कानून बन जाएगी, और समवर्ती सूची के 52 विषयों में दोनों में गतिरोध हो जाए तो कानून बनाएगी। अवशिष्ट विषय जो है उन पर भी कानून बनाने का अधिकार क्या है? किसको है? केंद्र सरकार को है। इस प्रकार हम कह सकते हैं केंद्र सरकार शक्तियों के हिसाब से भी राज्य सरकार की तुलना में अग्रणी है या सर्वश्रेष्ठ है। अगला है आपातकालीन शक्ति, है ना, इंपॉर्टेंट चीज है आपातकालीन शक्ति। आप देखो, आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति की बात करें तो 3 अनुच्छेद हैं आपातकाल के संदर्भ में। कितने अनुच्छेद हैं? 3। नंबर 1 अनुच्छेद 352, नंबर 2 अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। कितने अनुच्छेद हैं? 3 अनुच्छेद, अनुच्छेद 352, 356 और 360। तो अनुच्छेद 352 में क्या किया गया है? बाह्य आक्रमण या आंतरिक विद्रोह होने की स्थिति में लागू आपातकाल, यानी किसी दूसरे देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। अब तक इस अनुच्छेद का प्रयोग 3 बार हो चुका है। पहली बार 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, दूसरी बार भारत पाक युद्ध 1971 के समय, और 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने आंतरिक आधार पर आपातकाल की घोषणा की थी, जिसके बाद उसमें आंतरिक विद्रोह के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का समावेश कर दिया गया। क्लियर? दूसरा अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 की अभी हम चर्चा कर रहे थे। राष्ट्रपति शासन, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में लागू राष्ट्रपति शासन, और उस दौरान भी कानून बनाने का अधिकार किसको जाता है? केंद्र सरकार भी ऐसे विषय पर कानून बनाएगी, उनके द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होंगे। एक अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात, देश की साख खराब हो जाती है, पैसे की कमी आ जाती है, तो सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं, राज्यपाल है, राष्ट्रपति, इनके भी, मंत्रियों वगैरह के भी जितने भी सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, उनके वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। इस अनुच्छेद का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं हुआ। जब भी आपातकाल लागू हो जाता है तो पूरी की पूरी शासन व्यवस्था पर कानून बनाने का अधिकार किसको हो जाता है? केंद्र सरकार को हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपातकाल के दौरान भारत की जो व्यवस्था है वो एक संघात्मकता से किसकी ओर चली जाती है? एकात्मकता की ओर चली जाती है। यानी भारत का जो स्वरूप है कैसा हो जाता है? एकात्मक हो जाता है, एकात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान हो जाती है। क्लियर? अगला है राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है ना। अभी हम बात कर रहे थे संघात्मक शासन व्यवस्था की, तो उसमें देखो राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है, अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के आधार पर, है ना। किस आधार पर? तो इसमें सदस्य चुनकर जाते हैं भाई जनसंख्या के आधार पर। जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उसे ज्यादा सदस्य चुनने का अधिकार है, और जिसकी जनसंख्या कम है उसे कम सदस्य चुनने का अधिकार है। जबकि जहां वास्तव में संघीय शासन व्यवस्था है, जैसे सोवियत संघ रूस, है ना, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, वहां सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का जो प्रतिनिध्यात्मक सदन है, उस सदन में कितने सदस्य भेजने का अधिकार है? प्रत्येक देश, प्रत्येक राज्य को 2 सदस्य भेजने का अधिकार है। जबकि भारत में क्या किया गया है?
कि जितने जनसंख्या बढ़ी है, जैसे आपकी बात कर लें हम पड़ोसी राज्य इसकी उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए वहाँ राज्यसभा के सदस्य ज़्यादा चुने जाएंगे। राजस्थान की जनसंख्या उससे कम है तो यहाँ से कम चुने जाएंगे। इधर ये गोवा है, सिक्किम है, उनकी जनसंख्या कम है तो वहाँ से एक एक सदस्य राज्यसभा का चुना जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में जो दूसरा सदन या ये कहें उच्च सदन जो है, उच्च सदन को सर्वश्रेष्ठ बनाया गया है और इसमें असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है उसे ज़्यादा सदस्य चुनने का अधिकार है और जिसकी जनसंख्या कम है उसे कम सदस्य चुनने का अधिकार है। अगला है एकल नागरिकता, है ना। अगला क्या है? एकल नागरिकता। जहां संघीय शासन व्यवस्था होती है वहां दोहरी नागरिकता पाई जाती है। दोहरी नागरिकता का तात्पर्य है एक राज्य की नागरिकता और एक केंद्र की नागरिकता, जबकि भारतीय संविधान द्वारा एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। संपूर्ण भारत के लोगों को एक ही नागरिकता अपनाई गई है, या यूं कहें एक ही नागरिकता दी गई है। वो किसकी नागरिकता है? वो भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। क्लियर? अब है इसके बाद में प्रारंभिक बातों में एकरूपता। प्रारंभिक बातों में एकरूपता की बात करें हम तो प्रारंभिक बातों का मतलब ये है कि संविधान जो है मूल रूप में एकता की बात करता है, मूल रूप में एक बात करता है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि एकीकृत न्याय व्यवस्था कह सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण देश के लिए एक ही न्याय। हालांकि न्याय का जो है वो विभाजित किया गया है। प्रारंभिक न्यायालय बनाए गए हैं, जिला न्यायालय बनाए गए हैं, अधीनस्थ न्यायालय बनाए गए हैं, उच्च न्यायालय बनाए गए हैं और सर्वोच्च न्यायालय बनाए गए हैं ना। लेकिन फिर भी क्या है, जैसे सबसे पहले कोई विवाद जो है वो अधीनस्थ न्यायालय में जाएगा, तो अधीनस्थ न्यायालय किसके अधीन है? जिला न्यायालय के अधीन है। जिला न्यायालय किसके अधीन है? उच्च न्यायालय के अधीन है। उच्च न्यायालय किसके अधीन है? सर्वोच्च न्यायालय। यानी एक दूसरे से कड़ी के रूप में जुड़ी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो भी कैसी है? एकीकृत न्याय व्यवस्था है। एक जगह इनको विभाजित किया गया है या एक जगह इनको बांटा गया है। क्लियर? अगला है एकल संगठित न्याय व्यवस्था। अभी मैंने बताई दिया आपको एकल संगठित न्यायपालिका, या यूं कहें भारत की न्यायपालिका जो है वो एक पिरामिड की तरह है ना। पिरामिड की तरह का मतलब है सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होगा, सर्वोच्च न्यायालय के नीचे सभी राज्यों के अलग अलग उच्च न्यायालय होंगे। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके दो राज्यों के एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है ना। राज्य तो हमारे यहाँ 28 हैं, जबकि न्यायालय हैं वो 23 हैं। इस प्रकार से उच्च न्यायालय है, उसके नीचे न्यायालय, प्रत्येक जिले का एक न्यायालय होगा, उसे जिला न्यायालय कहेंगे। जिला न्यायालय के बाद में उसके नीचे एक खंड न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय होगा। और इन सब का जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके अनुसार है भाई? सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार है। सर्वोच्च न्यायालय जैसे उनको बताएगा कि आपको ऐसे ऐसे विषयों पर न्याय करनी है, तो उसके लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। यदि उनके फैसले से कोई आदमी संतुष्ट नहीं है तो अपनी जो वाद है, अपनी जो याचिका है, वो अपने से ऊपर वाले न्यायालय में ले जा सकता है। ठीक है, ये है आपका संगठित न्यायालय। राज्यों का पृथक पृथक होने का अधिकार नहीं। देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है जब मूल रूप से बना था, है ना, 1776 में जब बना था 4 अगस्त को, तो उस दौरान क्या हुआ था, उसमें मात्र 13 गणराज्य थे। कितने गणराज्य थे? 13 गणराज्य थे। और 13 गणराज्य के बाद में उसमें पास पड़ोस वाले और मिलते गए और आज कितने राज्य हो गए? 50 राज्य हो गए। जबकि भारत में जो था 14 राज्य थे, है ना। जब भारत स्वतंत्र 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य बने? 14 राज्य। आज भारत में कितने राज्य हो गए? 28 राज्य। और केंद्र शासित कितने हो गए? 9 हो गए। उस दौरान कितने थे? 6 केंद्र शासित प्रदेश। अब कितने हैं? 9 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन भारत और अमेरिका की दोनों की तुलना करें तो हम पाएंगे, देखो इसमें क्या है, उस दौरान 13 थे और वर्तमान में 50, है ना। इनका तो क्या हुआ, भारत का तो जितना क्षेत्रफल मान लो ये है, इसी में से अलग से राज्य और बना दिए, छोटा बड़ा करके राज्य बना दिया, ठीक है। जबकि इसमें क्या हुआ, इसके साथ ये सीमाएं बढ़ी, है ना। इसका जैसे नए राज्य बने तो इसकी सीमाएं बढ़ गई, इधर और जो लगा हुआ वो सीमा बढ़ गई, इधर और लगा हुआ वो सीमा बढ़ गई, इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या हुआ है, बढ़ा है। जबकि भारत का क्षेत्रफल पहले जितना था उतने में से ही राज्यों का निर्माण हुआ है। इसलिए भारत से किसी भी राज्य को पृथक होने का कोई अधिकार नहीं है। जबकि अमेरिका का कोई भी राज्य है वो नया राज्य इसमें जुड़ सकता है अथवा अपने आप को वो पृथक भी, स्वतंत्र भी कर सकता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है। अगला है, सीमाओं में परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं है, है ना। भारतीय संविधान, अभी हम बात कर रहे थे अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की, है ना। तो संविधान संशोधन की 3 विधियों में पहली विधि हम पढ़ रहे थे साधारण संविधान। उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन किया जा सकता है,
ठीक है। अब संविधान में संशोधन यदि करना है आपको, साधारण बहुमत से यदि संशोधन करना है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, किसी भी राज्य को आपको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, नई राज्यों का आप निर्माण कर सकते हो, उनकी सीमाओं को घटा बढ़ा सकते हो। ये अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को है। राज्यों की सीमाओं का बढ़ाना, उनको घटाना, नए राज्यों को निर्माण करना, नए राज्यों को समाप्त करना, उन राज्यों के नाम परिवर्तन करना, इसके मामले में किसी भी राज्य से कोई भी अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर था, उसका विशेष अनुच्छेद दिया हुआ था, इसलिए उनसे अनुमति लेने की आवश्यकता थी। बाकी आप भारत के किसी भी राज्य से नए राज्यों का निर्माण करने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। अगला, लोक सेवाओं का विभाजन नहीं। लोक सेवाओं से तात्पर्य है जो सरकारी नौकरियां हैं, और सरकारी नौकरियों में IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IJS इंडियन जस्टिस सर्विस और IPS इंडियन पुलिस सर्विस, 3 प्रकार की जो नौकरियां हैं, जो सर्वोच्च पद हैं, सरकारी पद हैं, है ना। 3 कौन कौन से, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस और IJS इंडियन जस्टिस सर्विस। ये जो नौकरियां हैं, ये नौकरियां हैं जो सर्वोच्च पद, जैसे जिला कलेक्टर बनेगा, पुलिस का अधीक्षक बनेगा या सब न्यायालय का न्यायाधीश बनेगा, वो इन एग्जाम्स को पास करके, जो कंपटीशन को पास करके बनेगा, और वो संपूर्ण भारत के लिए एक ही बनाए गए हैं, है ना। संपूर्ण भारत के लिए एक प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, वो संघात्मक न होते हुए कैसी है, एकात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मकता भी है और संघात्मकता के साथ साथ एकात्मकता का संयोग है। केसी वियर ने कहा है कि भारत की जो संघीय शासन व्यवस्था है, न तो पूर्णतः संघात्मक है, जबकि न ही पूर्णतः एकात्मक है, दोनों का सम्मिश्रण है। और जब आपातकाल की स्थिति आती है, संकट काल की स्थिति आती है, देश के सामने कोई समस्या पैदा होती है, उस दौरान भारत का जो स्वरूप है एकात्मकता से संघात्मकता के किसकी ओर बदल जाता है, पूरा का पूरा एकात्मक शासन व्यवस्था की ओर बदल जाता है। और शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये आपका हो गया भारत की संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य प्रवृत्तियां, और ये बस छोटा सा ही लेसन था। इस लेसन को आप पहले लेसन में भी पढ़ चुके हैं, भारतीय संविधान की विशेषताओं में भी वही बातें हैं और वही आपने यहाँ पढ़ी है। इसके साथ ही आपका लेसन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। गुड।